मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 10 के इस ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग मैथमेटिक्स के उस दौर से गुजर रहे हैं जो प्रायः बच्चों के लिए सबसे भारी होता है। हमारे लिए भी कभी बहुत हार्ड हुआ करता था। इस चैप्टर का नाम सुनते ही मैथमेटिक्स का ओरिजिनल डर, मैथ का डर सामने आ जाता था। फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हमें भी समझ में आने लगी ये चैप्टर और ये सबसे आसान हो गया। तो आज हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। अभी जो वीडियो आपका चल रहा है उसी टॉपिक पे चल रहा है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, सर्किल को पढ़ रहे हैं, और सर्किल कहने का मतलब वृत्त को पढ़ रहे हैं। तो वृत्त में हम लोग पिछले वीडियो में 10.1 प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व किए और उससे रिलेटेड जितने भी प्रमेय थे उसको हमने सॉल्व किया। सिर्फ एक ही प्रमेय था, सॉल्व कर दिए उसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रमेय दिया गया है। तो ये प्रमेय जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बात जाने कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दूसरे भाषा में समझिए कि ये आपका एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, यह भी एक वृत्त है। किसी एक बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखाएं इस पर खींच सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप पूछेंगे सर यह बिंदु कहाँ है। तो बिंदु का 3 तरह का पोजीशन हो सकता है। एक बिंदु जो है आपका अंदर में है, वृत्त के क्या है, अंदर में है। अंदर से आपको खींचना है इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा। तो चलिए खींचने की कोशिश करते हैं। खींच सकते हैं। ये स्पर्श रेखा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि यह जो है वृत्त को 2 बिंदु पर काट दिया, तो यह कैसे हुआ स्पर्श रेखा? अच्छा ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं, इसी बिंदु से होते हुए एक लाइन ऐसे खींचते हैं। तो बताइए यह स्पर्श रेखा हुआ? तो कहेंगे नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भी तो क्या कहते हैं, एक छेदक रेखा हो गया सर। छेदक रेखा समझते हैं ना, वृत्त को 2-2 बिंदु पर काटती है वो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से होकर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यानी कि अंदर पॉइंट है तो स्पर्श रेखा कितना होगा पूछा जाए तो कहेंगे 0 होगा। 0 होगा सर। कितना होगा? 0 होगा। एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। चलिए अब इस बिंदु को हम क्या करते हैं, इस वृत्त के परिधि पर ले लेते हैं। परिधि पर लेते हैं तब सोचते हैं कि कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है पता होगा आप लोगों को। नहीं है पता तो याद कर लीजिए, पिछले वीडियो को देखिए, स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या दिया गया है। फिलहाल मैं बोल रहा हूं, स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। तो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। इस तरह से हम लोग P पर एक रेखा खींच सकते हैं इस पॉइंट में। अगर इस P बिंदु से ऐसे करके थोड़ा सा भी खींच दें, ये आपका L1, ये आपका L2, तो कहेंगे कि L2 जो है सर नहीं है वृत्त की स्पर्श रेखा, नहीं है वृत्त का स्पर्श रेखा ये L2। क्यों नहीं है?
क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदु पर काटती हैं। कैसे होगा स्पर्श रेखा? ये नहीं हो सकता है स्पर्श रेखा, इसकी मजाल नहीं है स्पर्श रेखा होने की। सिर्फ मजाल है L1 को स्पर्श रेखा होने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्पर्श रेखा अब क्या होता है। अब यदि अगर यहां से हम ऐसे एगो रेखा खींच दें L3, तो क्या ये स्पर्श रेखा है? कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दो बिंदु पर काट रही है। यह स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती। यह छेदक रेखा है, ये विच्छेदक रेखा है, ये विच्छेदक रेखा है, ये विच्छेदक रेखा है। यह स्पर्श रेखा है, ये L1 जो है आपका स्पर्श रेखा है। तो बच्चों, अगर बिंदु किस पे हो, परिधि पर हो, तो स्पर्श रेखा की संख्या एक होती है। एक को एक होती है। स्पर्श रेखा कितनी हो गई? स्पर्श रेखा हो गई हमारा एक हो गई। अब चलते हैं हम यहां पर। एक बिंदु जो है आपका बाहर में P है। P से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो P से हमने रेखा खींचना शुरू किया, रेखा खींचना शुरू किया। अरे ये रेखा तो इसको छुआ भी नहीं। चलिए दूसरा रेखा खींचते हैं। दूसरा रेखा खींचते हैं। अरे ये तो जा, इसको तो काट दिया, दो दो बिंदुओं पर काट दिया, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है। उसके बाद एक रेखा हम इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, ये जो है एक बिंदु को टच करती है। तीसरा रेखा जो खींचे वो एक बिंदु पर टच करती है। और एक रेखा हम इस तरह से खींचे जो कि यह भी एक बिंदु पर टच करती है। कितने बिंदु पर टच करती है? एक बिंदु पर यह भी टच करती है, टच करती हुई है मालूम पड़ रही है। तो यह जो आपका L1 है, यह जो आपका L2 है, यह जो आपका L3 है, यह जो आपका L4 है, तो इसमें L1 और L2 जो है आपका, ये हो गया स्पर्श रेखा। बात समझ में आ गई होगी। तो स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों? दो सर, दो खींच सकते हैं। अगर किसी एक बिंदु जो कि परिधि के ऊपर हो तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। अगर वही बिंदु अंदर में चला जाए तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो जीरो। जीरो, देखिए ये जीरो है, इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया है। तो चलिए ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब इसको हम साफ करते हैं। साफा मेरा किधर है? हाँ मिला, साफा मिला मेरा। अब इसको मैं साफ करता हूँ। चल रे साफा, साफ करो, मैथमेटिक्स से डरो। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे ये प्रमेय को बाह्य बिंदु से। अरे बाह्य बिंदु से अभी तुरंत पढ़े हैं। बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अरे ये तो वही चीज है, रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अरे ये क्या बोल दिया? इसके बाद बोल दिया कि रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहां तक तो हम पढ़े। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये चीज जो है नया बोल दिया ये। इसका मतलब ये लंबाई कहाँ है बच्चों? ये P बिंदु हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया। ये जो लंबाई है PA है और PB है। तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है? माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है और P कोई बाह्य बिंदु है और उसके बाद इसकी स्पर्श रेखा PA तथा PB हैं, तो सिद्ध करना है कि
पी ए बराबर पी बी, ये हमको अंत में प्रूफ करना है। बात समझ में आ गई होगी। क्या प्रूफ करना है? ये हमारा पी ए जो है यह पी बी के बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब रचना है ना। बिल्डर सब जो है कंस्ट्रक्शन करता है, रचना करता है। किस तरह से रचना करता है वो हम लोग इसमें आइए देखते हैं। क्या करते हैं हम? ए ओ को मिला देते हैं, ओ बी को मिला देते हैं, उसके बाद पी ओ को भी मिला देते हैं। क्या कर दिए? ओ ए ओ बी ओ पी को मिलाया, मिल गया। मिलने के बाद जो है एक चीज पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर थ्योरम 10.1 वो कहता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक त्रिज्या खींचा जाए तो वो जो होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श बिंदु के से स्पर्श रेखा पर एक त्रिज्या खींची जाए तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री। चलिए, दो गो त्रिभुज मिलता है। अब इस दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में क्या है। देखिए कि एक ओ यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी काहे लिख सकते हैं भाई? क्योंकि यह जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक के वृत्त का जितना त्रिज्या खींच दीजिए सब तो बराबर है ना होगा, है कि नहीं? सब बराबर होता है। इसके बाद जो है ओपी दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। ओपी एक डंडा से इसका भी घर बन गया है, इसका भी घर बन गया है। एक दीवार से इसका भी घर बना हुआ है और पड़ोसी का भी घर बना हुआ है। तो समझ रहे हैं ना? तो दोनों के लिए दीवार की ऊंचाई तो बराबर है। तो इसलिए पी ओ बराबर पी ओ लिख सकते हैं, ओपी बराबर ओपी लिख सकते हैं। यह आपका हो गया उभयनिष्ठ हो गया, ठीक ना। इसके बाद जो है कोण ए और यहाँ कोण बी दोनों 90 डिग्री का दिख रहा है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो याद कीजिए क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कौन सा सर्वांग समता? RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता में क्या कहता है कि यदि किसी दो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री में कर्ण बराबर हो, कर्ण ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला कोण साइड जो हो गया कर्ण हो गया, और अन्य कोई दो भुजा करस्पॉन्डिंगली बराबर हो, संगत रूप से बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ इतने से जानकारी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर त्रिभुज ए ओ ए पी बराबर, और ये एक सर्वांगसम का कीड़ा, उसके बाद त्रिभुज ओ बी पी ये दोनों जो है सर्वांगसम हो गया। जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया, देखिएगा बच्चों उतारने में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, पहले यहाँ तक उतार लीजिएगा फिर इसके नीचे ये लिखिएगा। बात समझ गए? तो अब यहाँ पर हम पी ए को पी बी लिख सकते हैं, पी ए को पी बी लिख सकते हैं। किस रूल से? CPCT से लिख सकते हैं। CPCT क्या होता है पता होगा? चिंग पोंग चिंग टोंग, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रेंगल। पहला जो बोले उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, वो गलती से बोला गया था। तो इसको कहते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं हिंदी में, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रेंगल। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
इसके बाद बच्चों डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज शुरू होता है, लेकिन एक्सरसाइज मैं आज शुरू नहीं करूंगा। आज इस चैप्टर के लिए मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा। उदाहरण में जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला उदाहरण आप देखिए। आप अपनी बुक को उल्टा के देखें, उसमें देखिए पहला उदाहरण आपका क्या है। क्या है देख लिए? देखे? नहीं देखे? काहे देखिएगा? हैं? और हाँ, वीडियो को यहीं तहीं बैठ के नहीं देखिएगा, समझे? वीडियो को जब भी आप लोग देखते हैं तो सामने में एगो कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है सबसे भारी है, मेरे लिए हुआ करता था। आज मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें जो है उदाहरण 1 में देखिएगा कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो बच्चे, एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया, और ये कहता है कि बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर यह समद्विभाजित होती है। तो यह ए बी जो है पी पर समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, दो मतलब दो भाग, भाजित मतलब बंटता है। ऐसा तो प्रायः हम लोग करते ही हैं। घर में मान लीजिए कुछ अच्छा चीज़ आ गया, दोनों भाई लड़ गए तो मम्मी क्या बोलती हैं? बराबर बराबर बांट लो। तो उसी को बहुत ही तरीके से मम्मी बोलेगी कि बेटा जो भी कुछ है उसे समद्विभाजित कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो वही बात है कि ये जो है आपका AP = PB यहाँ पर प्रूफ करना है। तो स्वकेंद्री का मतलब यही होता है। स्व मतलब एक ही केंद्र वाला, एक ही केंद्र पर दो गो वृत्त खींचा गया है आपका। तो यहाँ पर इसकी जानकारी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि दो वृत्तों का स्वकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्या है? O है, एवं AB बड़े वृत्त का क्या हो गया? जीवा हो गया, जीवा है, और छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AP बराबर PB सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। इसको ऐसे करके मिला दिए, इसको भी मिला दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। भाई ऐसे भी परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ये। तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ हम तो जान रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कौन बनाएगा। क्यों भाई? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को तथा केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। तो जान ही रहे हैं। जब जान रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? 90 डिग्री लिख दिए। अब इस दोनों त्रिभुज में देखिए, आप दोनों त्रिभुज को देखिए। देख रहे हैं? खाली देखने से काम नहीं चलेगा, इस पे सोचना है। देखने का मतलब सोचना है कि इसको और इसको हम बराबर कैसे कर सकते हैं। किसको? PA को PB के बराबर, PA को PB के बराबर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए
स्वाभाविक है, इसमें हमको दोनों त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना होगा। तो चलिए सर्वांशम के लिए दोनों त्रिभुज को उठाते हैं। त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में ओ पी जो है आपका कॉमन है, ये कॉमन लिख देते हैं बाबू बच्चों। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। इसके बाद देखिए तो ओ बी और ओ ए बराबर हैं। ओ ए और ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। सर्किल मतलब होता है वृत्त, और सेम मतलब बराबर, रेडियाई मतलब त्रिज्याएं। तो पिछले क्वेश्चन में हिंदी में पढ़े और इस बार थोड़ा सा अंग्रेजी दिमाग में घुसा लीजिए, कभी ना कभी काम देगा, है कि नहीं। उसके बाद देखा जाए ओ पी ए बराबर ओ पी बी, ये जो है 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो फिर जो है ये वही पे हो गया, वही पिछले वाला में हम लोग किससे सर्वांशम किए थे? RHS से सर्वांशम किए थे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAP जो है सर्वांशम त्रिभुज OBP बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ओके, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो फिर AP इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं। AP इक्वल टू PB बाय CPCT चिंग पोंग चिंग टोंग, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये समद्विभाजित हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, इसको मैं मिटाता हूँ, मिटाऊंगा तभी दूसरा लिखूंगा। तो इसको मिटाते हैं। तो बच्चों दूसरा नंबर कहता है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP और TQ खींचा गया। क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन? यही है जो बोले। तो सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर 2OPQ है। तो इसका फिगर जो है इस तरह से देखिए बनाया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से TP, इस तरह से TP और TQ दो स्पर्श रेखा खींच दिए। खींचने के बाद कहता है कि सिद्ध कीजिए कि PTQ एंगल PTQ बराबर एंगल OPQ 2 इंटू एंगल OPQ। OPQ देखिए बाबू लोग कहाँ पे हैं? PTQ पहले देखते हैं कहाँ पे है PTQ। ओ ये मिला PTQ। अब फिर हमको देखना है OPQ। ओ तो यहाँ पर होगा OP और यह आपका Q, ये यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, तो चलिए मिल गया हमको। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है कि यह जो एंगल है इससे यह एंगल का 2 गुना इसके बराबर है, यानी यह एंगल इससे दुगुना है। ये प्रूफ हमको करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं क्या कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो निश्चित रूप से ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। इसको एक कम करते हैं, यह थीटा को हम लोग यहाँ मान लेते हैं। यह थीटा आपका समझ में आ गया? इस थीटा को हम लोग ये मान लेते हैं ना, रहने दीजिए, थीटा को यहीं पे रहने देते हैं।
किसी एक को भी रखेंगे तो थीटा हमको। अब देखा जाए कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो जब ये बराबर होती है इसका मतलब टी पी इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों आपका बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गया। तो यह कोण जो है आपका मान लेते हैं 1 और यह कोण मान लेते हैं 2। तो इसका मतलब कोण 1 इक्वल टू कोण 2, इस तरह से हो गया। अब देखिए कि यहाँ जो ये कोण बन रहा है आपका कितना है, 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो यह जो बीच वाला कोण है कौन सा, ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कि कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण थीटा मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। उसके बाद देखिए तो कोण 1 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ भी 1 आप क्यों लिख दिए, गलती तो नहीं लिख दिए। तो चूंकि हमारा 1 और 2 बराबर हैं तो 2 के जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों वही काम किए हैं। अब यहाँ पर जो है हम क्या किए, तो 2 इंटू कोण 1 बराबर 180 माइनस थीटा। चलिए यहाँ पे सिर्फ थीटा लिखते हैं, ये हो गया। अब इससे निकालिए कोण 1 बराबर 180 माइनस थीटा बटा 2 हो गया। ये 180 माइनस थीटा बटा 2 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका 2, ये समीकरण नंबर आपका 2 और समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में देखिए 1 है आपका और समीकरण 2 में 1 का मान निकला हुआ है। तो क्या करना है हमको कि इसमें जो है 1 कोण का मान इसमें रख देना है। तो रख देते हैं कि कोण ओ पी क्यू बराबर 90 डिग्री घटा 1 का मान निकला आपका 180 माइनस थीटा बटे 2। तो यह 90 घटा 90 180 बटे 2 घटाओ क्या हो जाएगा, जोड़ थीटा बटे 2। इस तरह से 90 ये 90 कट जाएगा। नहीं सर ये 180 बटा 2 है, कैसे कटेगा, कटेगा ना। 180 बटा 2 है तो क्या कहते हैं, इसको जब कटाएंगे तो 90 ही ना बचेगा रे बहादुर। हाँ सर, तो फिर तो कटबे करेगा ना, ये बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ पी क्यू बराबर थीटा बटा 2 बचा। उसके बाद थीटा बराबर 2 इंटू ओ पी क्यू हो गया। थीटा किसको माने हैं, थीटा माने हैं पी टी क्यू को। तो यह एंगल पी टी क्यू बराबर 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू हो गया। यही आपको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग सीख गए होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहले आप यहाँ फिगर बना के यहाँ तक लिखिएगा, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से आप उतारना शुरू कीजिएगा और उसके बाद यहाँ तक लिख के ख़त्म कर दीजिएगा। कहीं ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ तक लिखने के बाद फिर से यहाँ तक उतारिएगा और फिर यहाँ से जो है यहाँ उतारबे कीजिएगा। यहाँ ख़त्म होने के बाद तो यहाँ उतारने हैं और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 थ्योरम ही पढ़ें, 1-2 प्रमेय पढ़ें, लेकिन उसको परफेक्ट पढ़ें तो ये आपको ज़्यादा
फ़ायदा देगी। तो आज जो आप लोगों को जितना भी बताया गया, इसमें संभवतः 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तीनों प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से रिवाइज करें और समझें। इसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में और इसको आगे बढ़ाएंगे। बच्चों देखते रहें, समझते रहें, और उम्मीद है कि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। चाहे मैथ की आत्मा आपको कितना भी परेशान करे, मैं परेशान नहीं करने दूंगा। धन्यवाद।